आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे बीजेपी सांसदों की पाठशाला लगाने वाले हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में सांसदों की पाठशाला में पहली बार संसद पहुंचे बीजेपी सांसदों को संसदीय कार्य प्रणाली के गुर सिखाए जाएंगे। इस पाठशाला के पहले प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो खुद पहली बार सांसद का चुनाव जीते हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री सूरजकुंड पहुंचने वाले हैं। गौरतलब है कि 7 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में सत्ता पक्ष के सांसदों पर सबकी नजर रहेगी। बीजेपी के 161 सांसद पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर निचले सदन में पहुंचे हैं। ऐसे में उन सांसदों को मोदी की पाठशाला में संसदीय कार्य प्रणाली, बहस के नियम, कायदे और संसदीय व्यवहार के गुर सिखाए जाएंगे। सांसदों की पाठशाला सेशंस में बटे होंगे। हर सेशन का टॉपिक भी अलग होगा और टीचर भी अलग होगा। संसद में वाक्पटुता के लिए मशहूर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सांसदों को संसद में आचार व्यवहार का पाठ पढ़ाएंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने सांसदों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू सांसदों को उनके लोकसभा क्षेत्र में सरकार की इमेज बनाने के गुर सिखाएंगे। इस पाठशाला में सांसदों को मीडिया मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। सांसद के रूप में कर्तव्यों, अधिकारों और काम के बारे में एक समझदारी, सूझबूझ निर्माण करना और जो पार्लियामेंट के अंदर जो परफॉर्मेंस होता है उसको अधिक ठीक करने के लिए विभिन्न जो प्रश्न है या फिर चर्चा उपस्थित करना है, इन सारी विधाओं का कैसे उपयोग करना, इस पर माननीय सुषमा स्वराज मार्गदर्शन करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि उन्होंने कभी भी सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी लगाने की बात नहीं कही है। हर्षवर्धन ने अपनी वेबसाइट पर लिखी एक पोस्ट में सेक्स एजुकेशन के बजाय नैतिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही थी। इससे पहले हर्षवर्धन एड्स रोकथाम के लिए बजाय कॉन्डोम के इस्तेमाल के अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी बरतने को बेहतर तरीका बता चुके हैं। सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी लगाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नैतिकता का पाठ पढ़ाने के बजाय देश की स्वास्थ्य की बात करें। वहीं कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य मंत्री को इस मुद्दे पर घेरा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कन्या भ्रूण हत्या पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जल्दी ही नई नीति बनाएगी और उसे शीघ्र लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी को पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित होगा। उन्होंने बताया कि जब वो पैदा हुई थी तो एक महिला ने उनकी माँ को भी बेटी की हत्या करने की सलाह दी थी। ऐसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। स्मृति भोपाल के मॉडल स्कूल में बच्चों को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक कर रही थी। और जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे परिवार में मेरी माताजी को ये संकेत दिया गया था कि बेटी बोझ है, इसे मार दो तो ही तुम्हारा जीवन सफल है और सुखी है। मैं आज सार्वजनिक तौर पर अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनमें इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी, भले ही जेब में पैसा ना हो, कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या नहीं की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घोटाले में आरएसएस नेताओं का नाम आने के बाद सुरेश सोनी को देर रात नागपुर बुलाया। भागवत का संदेश मिलते ही सुरेश सोनी नागपुर के लिए रवाना हो गए। संघ नेता भैयाजी जोशी पहले ही नागपुर में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख व्यापम मामले पर सोनी से चर्चा करेंगे। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि उन्हें आरोपों की चिंता नहीं है, कानून अपना काम करेगा। एक स्टेट क्वेश्चन करेगी, ये व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में पूर्व संघ प्रमुख एस सुदर्शन और संघ नेता सुरेश सोनी का नाम भी जुड़ गया है। व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और घोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी के दावों के मुताबिक इस घोटाले में संघ नेता भी शामिल थे। पंकज ने एसटीएफ को बयान दिया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने दिवंगत आरएसएस प्रमुख एस सुदर्शन और सुरेश सोनी के कहने पर 5 लोगों को नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश की थी। एक और आरोपी मिहिर ने भी इस बारे में गवाही दी है। संघ नेताओं के साथ साथ व्यापम घोटाले की जांच ईमानदार छवि वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी पड़ रही है। विपक्ष ने सरकार को इस मामले पर घेर रखा है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जांच में सब साफ हो जाएगा। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है जो इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री या उनके करीबियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरबों के इस घोटाले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन चलाई। पुलिस की गिरफ्तारी की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहे। अरबों के इस घोटाले में अब तक 400 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
मंत्री से लेकर अधिकारी, प्रिंसिपल, छात्र और दलाल एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता संघ के बचाव में उतर आए हैं। मैं बता चुका हूं, स्पष्ट कर चुका हूं, जहां आवश्यक है वहां कानूनी कार्रवाई करने का काम कर रहा हूं। लेकिन ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है, वो इस तरह के आरोप लगा रहा है जो बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, तथ्यहीन हैं, और इसलिए जो स्थिति है वो सारी स्पष्ट है। अब कांग्रेस तो अब कुछ तो करेगी, तो यही करेगी कीचड़ उछालने का काम। यूजीसी और डीयू के बीच FIUP पर जारी विवाद खत्म हो गया है। डीयू प्रशासन अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 के बजाय 3 साल करने पर राजी हो गया है। इसका ऐलान डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने किया। वीसी की जारी चिट्ठी में कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वक्त की जरूरत को पहचाना है। यूजीसी के आदेश के मुताबिक डीयू ने FIUP को वापस लेने का फैसला किया है। लिहाजा डीयू के सभी कॉलेजों में साल 2012-13 सेशन की तर्ज पर दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। पुराने कोर्स को लागू करने के लिए डीयू वीसी ने कमेटी बनाई है। इसके लिए डीयू के वीसी ने 12 प्रिंसिपल्स की एक कमेटी बनाई है। इसके अध्यक्ष डीडीयू कॉलेज के प्रिंसिपल SK गर्ग होंगे, जो प्रिंसिपल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, जबकि बीटेक और BMS पर फैसला यूजीसी करेगा। हालांकि इस कोर्स पर संशय बना हुआ है। बीटेक 4 साल का होता है, जिसे घटाकर 3 साल नहीं किया जा सकता। यूपीएससी में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म करने की मांग को लेकर शुक्रवार से ही सैकड़ों छात्र प्रधानमंत्री आवास के निकट तुगलक रोड थाने पर धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या उनके सामने रखेंगे। धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है। हाल में जारी हुए परिणामों में कुल 1122 छात्र छात्राओं में हिंदी माध्यम के कुल 26 उम्मीदवार ही पास हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की जटिल टेक्निकल भाषा के चलते हिंदी माध्यम के छात्र पास नहीं हुए। यूपीएससी में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म करने की मांग को लेकर शुक्रवार से प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने लौटा दिया है। छात्र प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या उनके सामने रखने पर अड़े थे। हाल ही में जारी हुए यूपीएससी परिणामों में 1122 छात्र छात्राओं में हिंदी माध्यम से कुल 26 उम्मीदवार पास हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की जटिल टेक्निकल भाषा के चलते हिंदी माध्यम के छात्र पास नहीं हुए। सीसेट के खिलाफ तुगलक रोड थाने पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस जबरदस्ती बसों में भरकर वहां से हटा रही है। इनकी इतनी मांग थी कि एक बार ये प्रधानमंत्री तक इनको पहुंचने दिया जाए, ताकि ये अपनी बात आगे रख सके, ये बता सकें कि किस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी भाषी जो छात्र उनके साथ गलत हो रहा है, ये वो करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली और चारों तरफ से जो बसें हैं वो यहाँ पे लगाई गई। भारी पुलिस यहाँ पर बुलाया गया और उन बसों में भर करके उन छात्रों को अब यहाँ से ले जाया जा रहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ आंतरिक सुरक्षा पर पहली बैठक की। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नक्सलियों के साथ बातचीत कर समस्या के समाधान में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि अगर नक्सली हमला करते हैं तो उन्हें जवाब दिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री ने बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि समस्या से निपटने के लिए संतुलित रुख अपनाना जरूरी है। इस बैठक में नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी ने हिस्सा लिया। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के डीजीपी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की कमी का मुद्दा उठाया तो सीआरपीएफ और बीएसएफ ने सुरक्षा बलों का बचाव किया। You know, we have CRPFs deployed in Odisha, so we'll just review what has been done and how best we can go forward. भारत चीन के बीच पंचशील समझौते की 60वीं वर्षगांठ पर बीजिंग पहुंचे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने समकक्ष चीन के उपराष्ट्रपति ली युआचाओ से मुलाकात की। दोनों देशों के उपराष्ट्रपतियों ने पंचशील समझौते के सिद्धांत को और मजबूत करने की बात कही। भारत से गए प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद रही। कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, जबकि असम के मुख्यमंत्री को बदलने या ना बदलने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि तीनों राज्यों के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम बदलने की अटकलें तेज थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुर्सी बच गई है, जबकि तरुण गोगोई पर फैसला अभी बाकी है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागालैंड के राज्यपाल डॉक्टर अश्विनी कुमार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब मेघालय के राज्यपाल के पॉल को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायण से सीबीआई ने अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में पूछताछ की। गौरतलब है कि एनडीए सरकार नारायणन पर भी पद से त्यागपत्र देने का दबाव बनाए है। आज अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। पहले जत्थे में कुल 1160 लोग हैं। पहला जत्था बालटाल रूट से होते हुए अमरनाथ पहुंचा। 42 गाड़ियों में पहला जत्था शुक्रवार सुबह जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे को पहलगाम में भारी बर्फबारी के चलते बालटाल रूट से भेजा गया। अमरनाथ से अच्छी खबर यह है कि अमरनाथ में करीब 20 फीट का बर्फ का शिवलिंग आकार ले चुका है। अमरनाथ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा के लिए 3 टायर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। भक्तों की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार आश्वस्त है। सुरक्षा की आजकल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो कि लाखों की तादाद में वैसे ही कश्मीर में सैलानी है और ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी तक तो कोई ऐसी खबर आपको सुनने को नहीं मिली, न मिलनी चाहिए। बीती शाम मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के सेंट्रल रेलवे के कार्यालय में भयानक आग लग गई। इसके बाद सुरक्षा कारणों से प्लेटफॉर्म नंबर 1 को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग प्लेटफॉर्म नंबर पर बने सेंट्रल रेलवे के प्रशासनिक कार्यालय के 5वें तल पर लगी। सूचना मिलते ही जीएम और डीआरएम मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजह से हार्बर लाइन की ट्रेन 15 से 20 मिनट लेट चली। हादसा ऑफिस आवर्स में होने से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। असम में गुरुवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, जमीन धंसने और बाढ़ के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने प्रत्येक पीड़ितों के परिवार वालों के लिए 10,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है। असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से 5 जिले कामरूप, लखीमपुर, दर्रांग, सोनितपुर और उदालगुड़ी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के काम में जुटी है। बाढ़ से अब तक 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 10,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। इलाहाबाद में धूमनगंज इलाके में एक बच्चे का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये बच्चा 21 मार्च को लापता इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता का बेटा था। शुक्रवार को नाले की सफाई की जा रही थी, उसी समय उसका कंकाल मिला। आशंका है कि हत्या के बाद लाश मौके पर छिपा दी गई थी। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में अपने घर से घूमने निकली एक युवती के साथ पास के ही गांव के कुछ युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़िता अपने परिवार के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़िता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली। तब जाकर मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उसका मेडिकल कराने का आदेश जारी हुआ। लुधियाना पुलिस ने 1.5 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान ये हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की लंबी चेन है। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी मिल सकेगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक टीटीई पर महिला को चलती ट्रेन से फेंकने का आरोप है। ट्रेन से फेंकी गई महिला गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि महिला अपनी बेटी के साथ बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रही थी। चेकिंग के दौरान टिकट नहीं मिलने पर टीटीई ने महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने एकलाही स्टेशन पर तोड़फोड़ और हंगामा किया। दिल्ली के मंडावली में एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों का पीछा कर उनको पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने बदमाशों को दबोच लिया। बाइक सवार 2 बदमाश महिला के चेन छीनकर भाग रहे थे। बदमाशों को पकड़ने के बाद जनता ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ब्राजील में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच आज से शुरू होंगे। इन मैचों के नतीजों के आधार पर क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अंतिम 16 दौर का पहला मुकाबला मेजबान ब्राजील और चिली के बीच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। हालांकि चिली ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इतिहास ब्राजील के साथ है। दोनों टीमों के बीच अब तक 68 मैच खेले गए हैं और इसमें से ब्राजील को सिर्फ 8 बार ही हार का सामना करना पड़ा है। ब्राजील चिली के बाद आज देर रात कोलंबिया और उरुग्वे के बीच भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की जंग होगी। अपने स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज के बिना इस मैच में मैदान पर उतर रही उरुग्वे की टीम इस बड़े झटके से उबरने की पूरी कोशिश में जुटी है। कोच ऑस्कर ताबरेज ने कहा कि उनकी टीम ने पहले भी कई बड़े मैच सुआरेज के बिना खेले हैं।
सुआरेज की गैर मौजूदगी में अनुभवी डियोगो फोरलान का कोलंबिया के खिलाफ खेलना तय माना जा रहा है। ब्राजील लेजेंड रोनाल्डो का मानना है कि इस वर्ल्ड कप का फाइनल ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। रोनाल्डो ने कहा कि उन्हें यह सोचकर डर लगता है कि अगर अर्जेंटीना ने फाइनल में ब्राजील को हरा दिया तो क्या होगा। उनका मानना है कि इस टूर्नामेंट में नेमार ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है।